नमस्कार। चलिए आज कानून की दुनिया के दो सबसे जरूरी लेकिन अक्सर कंफ्यूजिंग लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, स्वामित्व और कब्जा। किसी चीज का मालिक होना, जिसे हम ओनरशिप कहते हैं, और किसी चीज पर सिर्फ कब्जा होना यानी पोजेशन होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो आज हम इन्हीं दोनों की गहराइयों में उतरेंगे और इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आज हम मुख्य रूप से दो बड़े सवालों पर फोकस करेंगे। हमारा पहला सवाल है, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ ओनरशिप, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्टेड एंड कंटिंजेंट ओनरशिप। यानी कि ओनरशिप या स्वामित्व आखिर कितने तरह का होता है, और इसमें भी निहित और समाश्रित स्वामित्व के बीच क्या खास अंतर है। इसके बाद हम अपने दूसरे सवाल पर आएंगे, explain the various modes of acquisition of possession, also explain the remedies to recover the possession। मतलब किसी चीज पर कब्जा या पोजेशन हासिल करने के कौन कौन से तरीके कानून में बताए गए हैं, और अगर किसी का कब्जा गैर कानूनी तरीके से छीन लिया जाए तो उसे वापस पाने के लिए क्या कानूनी रास्ते मौजूद हैं। तो चलिए पहले सवाल के साथ ही शुरू करते हैं और समझते हैं कि ओनरशिप यानी स्वामित्व कितने प्रकार का होता है। कानून की दुनिया के एक बहुत बड़े जानकार हुए हैं सैमंड। उन्होंने ओनरशिप को मोटे तौर पर 5 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। आइए एक एक करके इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है मूर्त और अमूर्त स्वामित्व। देखिए, मूर्त यानी कॉर्पोरियल ओनरशिप का मतलब उन चीजों पर मालिकाना हक से है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब जो फिजिकल हैं, जैसे कि कोई जमीन, कोई घर या आपकी गाड़ी। दूसरी तरफ अमूर्त यानी इनकॉर्पोरियल ओनरशिप ऐसी चीजों पर होती है जो फिजिकली तो मौजूद नहीं है, पर उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सोचिए जरा, किसी किताब का कॉपीराइट, किसी नई टेक्नोलॉजी का पेटेंट, या फिर किसी से अपना उधार दिया हुआ पैसा वापस लेने का अधिकार। ये सब अमूर्त स्वामित्व के बेहतरीन उदाहरण हैं। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, पूर्ण और सह स्वामित्व। ये तो नाम से ही काफी हद तक क्लियर हो जाता है। जब किसी प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ एक अकेला इंसान होता है तो उसे कहते हैं पूर्ण स्वामित्व या सोल ओनरशिप। लेकिन मान लीजिए वही प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर खरीदी है, तो अब उन सभी का उस पर सह स्वामित्व यानी को ओनरशिप होगा। अच्छा, अब ये जो सह स्वामित्व है ये भी अपने आप में 2 तरह का होता है, और यहाँ पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। पहला है सामान्यिक स्वामित्व, या जिसे अंग्रेजी में टेनेंसी इन कॉमन कहते हैं। इसमें हर मालिक का अपना एक तय हिस्सा होता है। मान लीजिए 2 पार्टनर्स का 50-50% हिस्सा है। अगर उनमें से एक की डेथ हो जाती है तो उसका 50% हिस्सा उसके कानूनी वारिसों यानी उसके परिवार को चला जाएगा। लेकिन इसका दूसरा प्रकार है संयुक्त स्वामित्व यानी जॉइंट टेनेंसी, और ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। इसमें अगर एक मालिक की डेथ हो जाती है तो उसका हिस्सा दूसरे जीवित मालिकों को ही मिल जाता है, उसके परिवार को नहीं। इसी को कानून की भाषा में उत्तरजीविता का अधिकार या राइट ऑफ सर्वाइवरशिप कहते हैं। अब आता है एक बहुत ही अनोखा और जरूरी कॉन्सेप्ट, न्यास और हितप्रद स्वामित्व। ये एक ऐसी खास सिचुएशन है जहां एक ही प्रॉपर्टी पर एक ही समय में 2 अलग अलग लोगों का मालिकाना हक होता है। जी हाँ, एक ही प्रॉपर्टी के 2 मालिक। इनमें से एक को कहा जाता है न्यासी यानी ट्रस्टी, और दूसरे को कहते हैं हिताधिकारी या बेनिफिशियरी। इसे एक उदाहरण से समझें तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चे के नाम कोई प्रॉपर्टी करता है और अपने किसी भरोसेमंद दोस्त को उस प्रॉपर्टी का न्यासी यानी ट्रस्टी बना देता है। अब कानूनी कागजों में तो उस प्रॉपर्टी का मालिक वो दोस्त है, लेकिन उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस प्रॉपर्टी की देखरेख सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के फायदे के लिए करे। वो उसे अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वो बच्चा जिसे उस प्रॉपर्टी के सारे फायदे, सारा लाभ मिल रहा है, वो कहलाता है हिताधिकारी यानी बेनिफिशियरी। तो जो पिछले उदाहरण में हमने न्यासी और हिताधिकारी की बात की, उसी से जुड़ा हुआ है ये चौथा प्रकार, वैधानिक और साम्यिक स्वामित्व। ये कॉन्सेप्ट असल में इंग्लिश लॉ से आया है। आसान भाषा में कहें तो जो व्यक्ति कानूनी तौर पर यानी ऑन पेपर मालिक होता है, जैसे हमारे उदाहरण में वो ट्रस्टी था, उसके पास वैधानिक स्वामित्व या लीगल ओनरशिप होती है। और वो व्यक्ति जिसे असल में उस प्रॉपर्टी का फायदा मिल रहा है यानी जो बेनिफिशियरी है, उसके पास साम्यिक स्वामित्व या इक्विटेबल ओनरशिप होती है। ये बस एक ही मालिकाना हक को देखने के 2 अलग अलग कानूनी नजरिए हैं। और सामंड के वर्गीकरण में 5वां और आखिरी प्रकार है निहित और समाश्रित स्वामित्व।
देखिए, निहित या वेस्टेड ओनरशिप का मतलब है कि मालिकाना हक आपको मिल चुका है, पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के। आपका अधिकार पक्का है। जैसे किसी पिता ने वसीयत में लिखा कि उनकी एक जमीन उनके बेटे को मिलेगी, तो पिता की मृत्यु के बाद बेटे का उस जमीन पर अधिकार निहित है। लेकिन समाश्रित या कंटिंजेंट ओनरशिप किसी न किसी शर्त पर टिकी होती है। मान लीजिए उसी वसीयत में लिखा होता कि जमीन बेटे को तभी मिलेगी जब वो डॉक्टर बन जाएगा, तो जब तक बेटा डॉक्टर नहीं बन जाता उसका अधिकार पक्का नहीं है, वो उस शर्त के पूरा होने पर समाश्रित है, यानी निर्भर है। तो ये वेस्टेड और कंटिंजेंट ओनरशिप यानी निहित और समाश्रित स्वामित्व के बीच का जो फर्क है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे थोड़ा और विस्तार से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इनकी तुलना करके देखते हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है शर्त का। निहित स्वामित्व में कोई शर्त बाकी नहीं है, सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए अधिकार तुरंत और पक्के तौर पर मिल जाता है। इसी वजह से आप इस अधिकार को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और ये आपके बाद आपके वारिसों को भी मिलता है। यहाँ तक कि अगर मालिक की मृत्यु कब्जा लेने से पहले भी हो जाए तो भी उसका अधिकार खत्म नहीं होता। लेकिन समाश्रित स्वामित्व का तो पूरा खेल ही उस एक अनिश्चित शर्त पर टिका होता है। जब तक वो शर्त पूरी नहीं होती, अधिकार अधूरा है, इसीलिए इसे आमतौर पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और सबसे जरूरी बात, अगर शर्त पूरी होने से पहले ही मालिक की मृत्यु हो जाती है तो वो अधिकार भी वहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये तो हुई ओनरशिप यानी स्वामित्व की बात। लेकिन अब आते हैं हमारे दूसरे बड़े सवाल पर, कब्जा। किसी भी चीज पर कब्जा या पोजीशन हासिल कैसे किया जाता है? कानून के हिसाब से इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है ग्रहण द्वारा या बाय टेकिंग। इसका मतलब है किसी चीज पर कब्जा करना बिना उसके पिछले कब्जेदार की सहमति के, जैसे कोई लावारिस पड़ी चीज उठा लेना। दूसरा तरीका है परिधान द्वारा या बाय डिलीवरी, जो सबसे कॉमन है। इसमें पिछला कब्जेदार अपनी मर्जी और सहमति से आपको चीज सौंपता है, जैसे जब आप दुकान से कोई सामान खरीदते हैं। और तीसरा तरीका है विधि के प्रवर्तन द्वारा या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें कानून खुद एक व्यक्ति से कब्जा दूसरे को ट्रांसफर करता है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उसकी संपत्ति उसके वारिसों को मिलती है तो ये कब्जा कानून के प्रवर्तन द्वारा मिलता है। अब ये जो डिलीवरी वाला तरीका है, ये भी 2 तरह का हो सकता है। पहला है वास्तविक परिधान या एक्चुअल डिलीवरी। ये तो बिल्कुल सीधा साधा है, जब चीज को फिजिकली एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया जाता है। लेकिन दूसरा है आन्वायिक परिधान या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसका नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें आप असल चीज को नहीं बल्कि उस चीज पर कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सामान एक गोदाम में बंद है और आप उस गोदाम की चाबी किसी को दे देते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने सामान का कब्जा भी उसे दे दिया। यही है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। चलिए ये भी समझ लिया कि कब्जा मिलता कैसे है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी से उसका कब्जा जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से छीन लिया जाए तो क्या होगा? क्या कानून ऐसे व्यक्ति की कोई मदद करता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल करता है। कानून कब्जे को बहुत अहमियत देता है और उसकी सुरक्षा के लिए खास उपाय भी बताता है। और यहीं पर कानून का एक बहुत ही शक्तिशाली और बुनियादी सिद्धांत काम करता है। कानून सिर्फ मालिकाना हक की नहीं बल्कि कब्जे की भी रक्षा करता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया है तो कानून सबसे पहले उसका कब्जा वापस दिलाएगा। यहाँ तक कि अगर असली मालिक ने ही कानून को अपने हाथ में लेकर किसी से कब्जा छीना है तो भी कब्जा छीनने वाले को पहले कब्जा वापस देना होगा। असली मालिक को भी अपना हक जताने के लिए कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है ताकि समाज में कोई अपनी मनमानी ना कर सके। और भारत में इस सिद्धांत को सिर्फ किताबों में नहीं लिखा गया है, बल्कि इसे कई कानूनों के जरिए लागू भी किया जाता है, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 145, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 110। ये सभी कानूनी प्रावधान इसी बात को सुनिश्चित करते हैं कि कब्जे से जुड़े विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से हो, न कि ताकत के बल पर। तो उम्मीद है कि स्वामित्व यानी ओनरशिप और कब्जा यानी पोजेशन पर इस विस्तृत चर्चा से आपके कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये जानकारी वाकई फायदेमंद लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।